और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तुर्की 7.8 तीव्रता के भूकंप से दहल उठा। भूकंप की वजह से करीब 300 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपदा की वजह से तुर्की के कई शहरों में बर्बादी हुई। कई इमारतें मलबे की ढेर में तब्दील हो गई। प्रशासन के साथ ही करीब 1000 स्वयं सेवकों को राहत और बचाव के कार्य में लगाया गया। भूकंप से दक्षिण पूर्वी तुर्की में भारी नुकसान की खबरें सामने आई है। यहां कई इमारतें भूकंप के चलते गिर गई। 7.8 तीव्रता के भूकंप से तुर्की और सीरिया समेत 9 देश हिल गए। तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय बरादरी से मदद की गुहार लगाई है। चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। शक्तिशाली भूकंप के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भूकंप से तुर्की और सीरिया के कई शहरों में तबाही मची है। तुर्की के शहर में भूकंप के तेज झटकों के साथ एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धूल का गुबार पूरे इलाके में छा गया। लोग सड़कों पर इधर उधर भागते नजर आए। बिल्डिंग में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तुर्की के नूरदागी में एक के बाद एक 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे पूरे इलाके में तबाही मच गई। धरती हिलने से कहीं गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ तो कहीं बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई। कई किलोमीटर दूर से आसमान में कई फीट ऊंची आग की लपटें उठती नजर आई। धरती के जोरदार झटके के बाद करीब 716 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन फट गई। तुर्की में आए भूकंप से सीरिया भी प्रभावित हुआ है। भूकंप की वजह से सीरिया में भारी तबाही हुई। यहां कई इमारतें ढह गई। इमारतें की जगह सिर्फ मलबा दिखाई देने लगा। सीरिया में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना के बाद तुरंत प्रशासन लोगों की मदद करने में जुट गया है। तुर्की में भूकंप से तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि तुर्की में बहुत से लोगों की मौत और भारी नुकसान की खबर है। इस दौरान सभी की नजर भारत पर टिकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कई जगह जमीन खिसकने से भारी नुकसान हुआ है और रास्ते बंद हो गए हैं। उरी इलाके में सड़कों पर मलबा आ गया। बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरे दिखाई दिए, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। प्रशासन की टीम सड़क से मलबा हटाने की कोशिश में जुटी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में क्रिकेट के मैदान में बवाल हो गया। इंदिरा प्रियदर्शनी ग्राउंड में चल रहे टूर्नामेंट में दिल्ली और नागपुर के बीच मैच चल रहा था। मैच की आखिरी गेंद पर विवाद हो गया, जिसके बाद बॉलर और बल्लेबाज के बीच मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते मैदान में जमकर लात घूंसे चलने लगे। बाद में आयोजकों ने खिलाड़ियों को समझाकर मामला शांत कराया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक परिवार पर हमला हुआ है। जमीन विवाद में परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई। पीड़ितों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों ने कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। आरोपियों ने दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। आरोप है कि तोड़फोड़ के दौरान दुकानों में लूटपाट भी की गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नकाबपोश दबंग हाथों में डंडे लिए दुकानों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मऊ में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। बताया गया कि ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया था। इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए थे। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर आतंकी संगठन टीआरएफ बौखला गया है। टीआरएफ ने लिस्ट बनाकर सरकारी कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी है। आतंकी संगठन ने कहा है कि अभियान में शामिल बुलडोजरों या दूसरी मशीन के मालिकों को निशाना बनाकर हत्या की जाएगी और अफसरों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मध्य प्रदेश में फैले पीएफआई नेटवर्क पर एटीएस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पीएफआई के सक्रिय 100 से ज्यादा सदस्यों को नोटिस भेजा गया है। जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए 50 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। बारी बारी से पीएफआई से जुड़े सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। 2 दिन में मध्य प्रदेश से 4 पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश के लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है। देश में 2030 तक प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में भी विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी और युद्ध के बावजूद 2022 में देश उन्नति करता रहेगा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दौरे पर हैं। उन्होंने दक्षिण त्रिपुरा के सातिर बाजार में एक सभा में लोगों को संबोधित किया। साथ ही हुवाई ओल्ड एयरपोर्ट रैली ग्राउंड में विजय संकल्प रैली निकालेंगे। इसके अलावा अमित शाह एक रोड शो में भी शामिल होंगे। दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव एक बार फिर से टल गया है। आज फिर हंगामे की वजह से चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इससे पहले 6 और 24 जनवरी को भी चुनाव नहीं हो पाए थे। बीजेपी ने एलजी से सत्र फिर से बुलाने के लिए 10 फरवरी की तारीख की सिफारिश की थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 3, 4 और 6 फरवरी का सुझाव दिया था। पाकिस्तान के मुल्तान में हुई एक रैली में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शामिल हुई। उन्होंने देश में महंगाई के लिए इमरान खान को जिम्मेदार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान सरकार और आईएमएफ के बीच हुए समझौते की वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। उन्होंने इमरान खान के जेल भरो आंदोलन पर कहा कि अगर जेल ही भरनी थी तो जमानत क्यों रद्द कराई। आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। शहबाज सरकार के खिलाफ कारोबारी खड़े हो गए हैं। उन्होंने आईएमएफ की शर्तें मानने पर 13 फरवरी को प्रदर्शन की चेतावनी दी। व्यापारियों को डर है कि सरकार आईएमएफ की शर्तें मानकर उन पर टैक्स का बोझ डाल सकती है। व्यापारियों की मांग है कि अधिकारियों, जजों और सांसदों के वेतन में कटौती की जाए। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जंगलों में भीषण आग लग गई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1000 लोग आग में झुलस गए। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आसपास के कई घर भी आ गए, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। आग बुझाने में जुटी फायर फाइटर्स की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दक्षिण कोरिया में समुद्र में नाव पलटने से लापता हुए 3 मछुआरों को बचा लिया गया। दक्षिण पश्चिम इलाके में एक नाव पलट गई थी। हादसे की जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और 3 लोगों को बचा लिया। फिलहाल 9 लोगों की तलाश जारी है। उनमें से 7 लोग दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं और 2 विदेशी नागरिक बताए गए हैं। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। रेस्क्यू टीम भारत से भी तुर्की भेजी जा रही है। मेडिकल टीम तुर्की जाएगी। एनडीआरएफ की ये टीम वहां राहत के काम में लगेगी। पीएमओ में एक बेहद अहम और बड़ी बैठक हुई है तुर्की में आए भूकंप के मुद्दे पर, और प्रधानमंत्री ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट करके ये बाकायदा कहा गया था कि हम तुर्की की मदद करेंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमिताभ, तो भारत की तरफ से लगातार जो मदद की बात कही जा रही थी, अब एक टीम भी भारत की तरफ से जाएगी। एक टीम नहीं, कई टीम है। मैं आपको बता दूं छोटे में। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।